Hello everyone, welcome to 1% Daily. This is Chirag Jain. This is our 11th lecture in organizational theory series. In this lecture we are starting with a new topic, that is organization structure. So organization structure होता क्या है? It is a formal set of relationship that exists among individuals and groups in an entity. ठीक है, बेसिकली एक बिजनेस एंटिटी में जो कि एक इंडिविजुअल और ग्रुप्स या आपस में इंडिविजुअल्स का क्या रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है, रिलेशनशिप एज लाइक फॉर्मल रिलेशनशिप कैसे या क्या एग्जिस्ट करता है, ठीक है, दैट इज एन ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। एन ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर स्पेसिफाइज डिवीजन ऑफ वर्क एक्टिविटी, वर्क को कैसे बांटा गया है वो दिखाता है, एंड शोज हाउ डिफरेंट फंक्शंस और एक्टिविटीज आर लिंक, और कैसे जो ऑर्गेनाइजेशन डिफरेंट एक्टिविटीज हो रही है कैसे लिंक है आपस में। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर शोज लेवल ऑफ स्पेशलाइजेशन ऑफ वर्क एक्टिविटीज, स्पेशलाइजेशन भी शो करता है, इंडिकेट्स हायरार्की, हायरार्की दिखाता है, एंड अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशनशिप, ठीक है। सो दिस इज ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। अब नीड एंड यूटिलिटी क्या है? फर्स्ट इज डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग एंड कोऑर्डिनेटिंग एक्टिविटीज को। ऑर्गन जैसे हमने पढ़ा था जो मैनेजमेंट के फंक्शन होते हैं, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। तो पहली बात है सारे फंक्शंस करने के लिए वी नीड अ गुड ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। स्पेसिफिकली अगर डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग और कोऑर्डिनेशन की बात करें तो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के बिना कोई डायरेक्ट या कोई कंट्रोलिंग हो ही नहीं सकती है, ठीक है। वहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर की बहुत ज़्यादा जरूरत पड़ती है। सेकेंड इज एफिशिएंसी इन ऑपरेशंस, ऑपरेशंस में एफिशिएंसी लाने के लिए कि मैक्सिमम आउटपुट निकले विद मिनिमम वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज, उसके लिए भी हमें एक ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर की जरूरत पड़ती है। थर्ड, अकाउंटेबिलिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशनशिप, जैसे हमने पहले स्लाइड में देखा था कि ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर क्या दिखाता है, हायरार्की, और हायरार्की का बेसिकली मतलब क्या है, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशनशिप बिल्ड किया जाता है थ्रू ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। तो अगर काम में अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी का बैलेंस रखना है, अकाउंटेबिलिटी का बैलेंस रखना है, सो वी नीड अ गुड ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। फोर्थ, इनोवेशन, क्रिएटिविटी थ्रू राइट मैन एंड राइट जॉब, सही आदमी को सही जगह प्लेस करना ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है। जो उसकी जो कैपेबिलिटीज है, जिसकी जैसी कैपेसिटी है उसके हिसाब से उसको काम देना, काम डिवाइड करना, जिसकी वजह से इनोवेशन और क्रिएटिव ऑटोमेटिकली आएगी। दैट इज पॉसिबल ओनली विद द हेल्प ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। फिफ्थ इज जॉब सेटिस्फैक्शन, मोटिवेशन, एम्प्लॉयज तब खुश रहेंगे, तब मोटिवेट रहेंगे जब उनके मन का काम उनको मिलेगा, राइट, और एक अच्छा कल्चर में वो काम करेंगे, अच्छे स्ट्रक्चर में वो काम करेंगे। सो वहाँ भी ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर की मदद से ये सब इंश्योर किया जाता है। सो दीज आर द नीड एंड यूटिलिटी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। फीचर्स क्या है? फीचर्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, फर्स्ट, इजी टू अंडरस्टैंड फॉर ऑल, सबके लिए समझना जरूरी है, ऐसा होना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर कि सबको समझ जाए, हर लेवल के बंदे को समझ जाए। क्लैरिटी होनी चाहिए, अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे फ्लो करिए, अथॉरिटी फ्लो करती है टॉप टू बॉटम एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी फ्लोज फ्रॉम बॉटम टू टॉप, ठीक है। सुपीरियर आंसरेबिलिटी, आंसरेबिलिटी मीन्स अगर वो काम पूरा नहीं होता तो कौन जवाबदेही है, ठीक है। सो वो जवाबदेही, आंसरेबिलिटी इंश्योर करने के लिए वी नीड ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, और वहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर बहुत काम करता है। पैरिटी मीन्स बैलेंस स्टैब्लिश करना बीच में अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी में। यूज ऑफ रिसोर्स ऑप्टिमली, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर ये इंश्योर करता है कि जो रिसोर्सेज है वो अच्छे से यूटिलाइज हो, एंड इंटीग्रेटेड एंड कोऑर्डिनेटेड, सारी एक्टिविटीज आपस में इंटीग्रेटेड हो, इंटरलिंक्ड हो, एंड सारे जो एफर्ट्स है कोऑर्डिनेटेड हो टुवर्ड्स अचीवमेंट ऑफ कॉमन और ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। तो ये सारे फीचर्स है ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के। देन एलिमेंट्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, एलिमेंट्स क्या है? बेसिकली कंपोनेंट्स बोल लो या एलिमेंट्स बोल लो। सो फर्स्ट इज कॉमन पर्पस। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के सबसे पहला काम होता है कॉमन पर्पस डिफाइन करना, कि जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन है उसका कॉमन पर्पस क्या है, जो इंडिविजुअल के गोल्स को भी एट द सेम टाइम ऑर्गेनाइजेशन गोल्स को भी पूरा करता हो। सेकेंड, कोऑर्डिनेटेड एफर्ट, कोऑर्डिनेटेड एफर्ट मीन्स कि सारे एक्टिविटीज आपस में इंटरलिंक्ड हो, सबके जो काम कर रहे हैं उनका एक तरीके से काम चले कि द एंड रिजल्ट विल बी द अकम्प्लिशमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन गोल्स, ठीक है। थर्ड, डिवीजन ऑफ लेबर, डिवीजन ऑफ लेबर हमने पहले स्लाइड में भी डिस्कस किया था कि डिवीजन ऑफ लेबर किया जाता है, कौन कैसा काम करेगा, ये काम किस में डिस्ट्रीब्यूटेड है। एंड फोर्थ, हायरार्की ऑफ अथॉरिटी, वही अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशनशिप मेंटेन किया जाता है, बैलेंस किया जाता है। सो दीज आर द एलिमेंट्स और कंपोनेंट्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, क्या फैक्टर्स है जो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर को अफेक्ट करते हैं? फर्स्ट, साइज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जितने बड़े स्केल पे ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, जितने बड़े स्केल पे ऑर्गेनाइजेशन काम कर रही होगी उसके हिसाब से उसका स्ट्रक्चर डिजाइन करना पड़ेगा। छोटी ऑर्गेनाइजेशन में भी कोई स्ट्रक्चर भी ना हो तो उसमें भी काम चल जाएगा, बट जितनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन होगी उसके हिसाब से उसका ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर डिफाइन करना पड़ता है।
स्पैन ऑफ कंट्रोल का मतलब मैनेजमेंट कितना चाहती है कंट्रोल उनके हाथ में रहे। अगर मैनेजमेंट चाहते हैं कि ज्यादा कंट्रोल उनके हाथ में रहे तो कहीं ना कहीं सेंट्रलाइजेशन टेंडेंसी होगी, सारे डिसीजन वो ले रहे हैं और बस दे आर पासिंग ऑन ऑर्डर्स टू द वर्कर्स। तो इस तरह का अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी सिस्टम रहेगा। और जहाँ मैनेजमेंट चाहती है कि कंट्रोल डिफ्यूज, मतलब दे डोंट वांट टू कंट्रोल ऑल द थिंग्स टू देमसेल्व्स, तो वहाँ पर जो है वो अथॉरिटी भी डेलीगेट की जाएगी टू द लोअर लेवल्स। नेचर ऑफ बिजनेस जिस तरह का है, जिस नेचर का है, उसके हिसाब से भी निर्भर करेगा कि हमारा ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर कैसा रहेगा। ऑब्जेक्टिव्स के हिसाब से कि हम चाहते हैं कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। हम मान लो एक ऑब्जेक्टिव है एम्प्लॉय डेवलपमेंट। अब एम्प्लॉय डेवलपमेंट करने के लिए उनको डिसीजन मेकिंग पावर्स देनी पड़ेगी, राइट। डिसीजन मेकिंग पावर्स देने के लिए उनको अथॉरिटी भी डेलीगेट करनी पड़ेगी, तो कहीं ना कहीं जो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है वो ज़्यादा फैला हुआ रहेगा वहाँ पर। लॉन्ग टर्म गोल्स पे निर्भर करता है। एनवायरमेंट सेंस की जो बिजनेस के फैक्टर्स हैं, जो बिजनेस को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं इंटरनल एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में, वो कैसे इम्पैक्ट कर रहे हैं, उसके हिसाब से। अगर कुछ ऐसा बिजनेस है जहाँ बहुत ज़्यादा रैपिडली चेंजेस आता है एनवायरनमेंट में, तो हमें हर लेवल पर डिसीजन मेकिंग देना पड़ेगा, ठीक है। टेक्नोलॉजी यूज़, कैसे टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं उस पर निर्भर करता है। रिक्वायरमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स, कितना बड़ा हमारे पास HR है और कितना हमें HR की रिक्वायरमेंट है, उसके हिसाब से। कॉम्पिटिटर्स में कैसे ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर बना रखा है, उनके फॉर्म में कैसा चल रहा है, उनको हमें स्टडी करना पड़ेगा, उसके हिसाब से हम अपना ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर डिसाइड करेंगे। एंड लास्टली रेगुलेशंस, कि क्या कोई रेगुलेशन है इसको डिफाइन करने के लिए, और लॉज डिफाइन कर रहे हैं, अगर वो कर रहे हैं तो हमें उसके साथ कंप्लाई करना पड़ेगा, राइट। सो दीज आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। नेक्स्ट इज ऑर्गेनाइजेशन चार्ट। अब ऑर्गेनाइजेशन चार्ट क्या होता है? इट इज अ विजुअल प्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। एक विजुअल प्रेजेंटेशन होता है किसका? ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर पे। अगर हम ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर को विजुअली प्रेजेंट करते हैं, दैट इज बिकम्स ऑर्गेनाइजेशन चार्ट, ठीक है। वो वर्टिकल भी हो सकता है, हॉरिजॉन्टल भी हो सकता है, सर्कुलर भी हो सकता है। वर्टिकल मीन्स लाइक दिस, द अथॉरिटीज, लाइक अथॉरिटी दिखा रहे हैं विच फ्लोज फ्रॉम टॉप टू बॉटम, और रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आ सकते हैं विच फ्लोज फ्रॉम बॉटम टू टॉप, ठीक है। हॉरिजॉन्टल स्ट्रक्चर मीन्स अथॉरिटी कैसे फ्लो कर रही है, फ्रॉम राइट टू लेफ्ट और लेफ्ट टू राइट, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। देन सर्कुलर में क्या होता है? शो टॉप पोजीशन इन इनरमोस्ट सर्कल, मिडल, ये टॉप मैनेजमेंट हो गई, मिडल हो गई, एंड लोअर लेवल्स एंड आउटर सर्कल्स। इस तरह से जब हम अपना स्ट्रक्चर प्रेजेंट करते हैं, इस तरह का हम चार्ट बना के अपने स्ट्रक्चर प्रेजेंट करते हैं, दैट बिकम सर्कुलर ऑर्गेनाइजेशन चार्ट, ठीक है। टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, देखो बेसिकली 4 टाइप्स के ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर होते हैं। क्या होता है? टॉल एंड वर्टिकल, वही वाला बात हो गई, लाइक अथॉरिटी इस तरह से फ्लो कर रही है, यहाँ एक बंदा, यहाँ 2 बंदे, और एज ए लाइक सबऑर्डिनेट्स इंक्रीज हो रहे हैं आपके, ठीक है। सो अथॉरिटी इज फ्लोइंग फ्रॉम टॉप टू बॉटम एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी इज फ्लोइंग फ्रॉम बॉटम टू टॉप। फ्लैट और ऑर्गेनाइजेशन, फ्लैट और हॉरिजॉन्टल स्ट्रक्चर में क्या होता है कि फ्लैट है मीन्स ज़्यादा जो वर्टिकल रिलेशनशिप है वो नहीं है, फ्लैट स्ट्रक्चर है। देखो कुछ ये मान लो आपका टॉप मोस्ट जो बंदा है वो हो गया CEO या MD जो भी है, और बेसिकली जो अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी इनके बीच में फ्लो कर रही है, ठीक है। सो दिस इज फ्लैट और हॉरिजॉन्टल स्ट्रक्चर। ये अब देखा जाए तो कहाँ होगा? जब भी हमने फैक्टर्स पढ़े थे स्पैन ऑफ कंट्रोल में। अगर देखो स्पैन ऑफ कंट्रोल वाला पॉइंट एक बार हम दोबारा डिस्कस करें, तो जहाँ स्पैन ऑफ कंट्रोल मैनेजमेंट चाहते हैं कि हम सारा कंट्रोल खुद रखें, तो कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर रहेगा, ठीक है। और जहाँ पे स्पैन ऑफ कंट्रोल मैनेजमेंट चाहते हैं हम डिफ्यूज कर सकते हैं, हमें नहीं चाहिए सारा कंट्रोल, तो वहाँ पर कहीं ना कहीं टॉल और वर्टिकल स्ट्रक्चर डिफाइन होगा, ठीक है। दिस इज हाउ द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर इज डिफाइंड, ठीक है। नेक्स्ट इज पैरामिड। पैरामिड स्ट्रक्चर मीन इस तरीके से, फर्स्ट CEO, देन टॉप मैनेजमेंट, मिडल मैनेजमेंट, सुपरवाइजर्स, लाइन वर्कर्स, ठीक है। अथॉरिटी अगेन दैट फ्लोज फ्रॉम टॉप टू बॉटम, ठीक है। इस तरह से स्ट्रक्चर हम डिफाइन कर रहे हैं। एंड लास्ट इज ब्लोटेड। ब्लोटेड स्ट्रक्चर देखो ये अलग तरह का, इसमें क्या होता है, यहाँ पर सब में क्या हो रहा है कि जो सुपीरियर है वो कम है, ठीक है। सुपीरियर जो है, सुपीरियर्स आर लेस देन सबऑर्डिनेट्स, सब में ये हो रहा है, ठीक है। बट ब्लोटेड में क्या होता है, इसका उल्टा, कि सबऑर्डिनेट्स जो हैं दैट आर लेस देन सुपीरियर, मतलब सुपीरियर कम है आपके, सॉरी सबऑर्डिनेट्स कम है और सुपीरियर ज्यादा है। देखो यहाँ पर मान लो 10 बंदे हैं, यहाँ 15 बंदे हैं, यहाँ 20 बंदे हैं, मतलब जो अथॉरिटी फ्लो हो रही है ना वो हो तो ऐसे ही रही है, बट वो कम बंदों में फ्लो हो रही है। बेसिकली सबऑर्डिनेट्स कम है और सुपीरियर ज्यादा है। और बाकी 3 स्ट्रक्चर में क्या है कि आपके सबऑर्डिनेट ज्यादा है और सुपीरियर कम है, ठीक है। सो दिस इज ब्लॉटेड स्ट्रक्चर।
अब डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के बेसिस पे कई तरह के ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट हो सकते हैं, जैसे लाइन ऑर्गेनाइजेशन, लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन, फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन, प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन, मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन, कमेटी ऑर्गेनाइजेशन, नेटवर्क ऑर्गेनाइजेशन। हम इन सबको डिटेल में डिस्कस करेंगे वन बाय वन। इस लेक्चर में हम फर्स्ट 2 डिस्कस करेंगे, लाइन एंड लाइन स्टाफ, एंड रिमेनिंग वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट लेक्चर। ठीक है, सो स्टार्टिंग विद द लाइन ऑर्गेनाइजेशन, सबसे पहले टाइप की ऑर्गेनाइजेशन बेस्ड ऑन ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। इट इज एन ओल्डेस्ट मेथड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, बहुत ओल्डेस्ट मेथड है। अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम एंड बॉटम टू टॉप रिस्पेक्टिवली। स्ट्रेट लाइन में अथॉरिटी फ्लो कर रही है टॉप से बॉटम और रिस्पॉन्सिबिलिटी बॉटम टू टॉप। Everybody receives order from his immediate superior and at this and is responsible to him। मतलब जो हर कोई जो बंदा है वो अपने immediate superior से order receive कर रहा है और उसके लिए वो responsible है उसको। ठीक है, लाइक प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, मैनेजर हो गया, मतलब लाइन में है सारे, असिस्टेंट मैनेजर, सुपरवाइजर, वर्कर्स रिस्पॉन्सिबल है सुपरवाइजर को, सुपरवाइजर रिस्पॉन्सिबल है असिस्टेंट मैनेजर को, असिस्टेंट मैनेजर रिस्पॉन्सिबल है मैनेजर को, मैनेजर रिस्पॉन्सिबल है वाइस प्रेसिडेंट को, वाइस प्रेसिडेंट रिस्पॉन्सिबल है प्रेसिडेंट को। तो दिस इज हाउ लाइन ऑर्गेनाइजेशन वर्क्स। क्या फीचर्स हैं? ऑर्डर्स मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम, ऑर्डर्स टॉप से बॉटम मूव कर रहे हैं। कंप्लेन मूव करेगी बॉटम से टॉप। एवरी सबऑर्डिनेट रिसीव्स ऑर्डर फ्रॉम हिज इमीडिएट सुपीरियर। एवरी सबऑर्डिनेट आंसरेबल टू नियरेस्ट सुपीरियर। अथॉरिटी कॉन्सेंट्रेट इन हैंड्स ऑफ टॉप लेवल, अथॉरिटी जो ज्यादातर है वो टॉप लेवल के हाथ में कॉन्सेंट्रेट रहती है। अब इस तरह का ऑर्गेनाइजेशन कहाँ पर सूट करता है, कहाँ पर हम इस तरह का ऑर्गेनाइजेशन से अपना सकते हैं? एक तो जहाँ पर जो स्केल है वो स्मॉल साइज है, हमने फैक्टर्स में फर्स्ट फैक्टर डिस्कस किया था, आई थिंक फर्स्ट टू सेकंड। स्केल क्या है? तो स्केल अगर छोटा है तो वहाँ पर लाइन ऑर्गेनाइजेशन हम अडॉप्ट कर सकते हैं। लेबर इंटेंसिव फॉर्म है, क्योंकि लेबर्स ज़्यादातर क्या होती है, दे आर नॉट कैपेबल ऑफ डिसीजन मेकिंग, तो उनको ज़्यादा ऑर्डर पास करने होते हैं। तो जहाँ लेबर इंटेंसिव काम है, लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री है, वहाँ पर हम लाइन ऑर्गेनाइजेशन को अपना सकते हैं। प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है, इमरजेंसी सिचुएशन में लाइन ऑर्गेनाइजेशन सब ज़्यादा अच्छा रहता है। जैसे मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन, इसको बोलते भी है मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन। मिलिट्री में बेसिकली क्या होता है, ऑर्डर फॉलो करो, जो बोला वो करना ही पड़ेगा। तो इमरजेंसी सिचुएशन में ज़्यादातर लाइन ऑर्गेनाइजेशन बहुत ज़्यादा अच्छा रहता है। नेक्स्ट, मैरिट्स डीमेरिट्स क्या है? फर्स्ट, सिंपल है, इजी टू अंडरस्टैंड है, चलाना आसान है, डिसिप्लिन मेंटेन रहेगा, फिक्स रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करना आसान है, जो भी काम नहीं हुआ वो सीधा उस बंदे को पकड़ो जिसने वो काम नहीं किया, एंड ही विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिसफंक्शन। ठीक है, स्पीड डिसीजन मेकिंग है, काम जो डिसीजन है वो जल्दी से लिए जाएंगे, बिकॉज फ्यू हैंड्स में जो पावर है वो कॉन्सेंट्रेट है। इफेक्टिव कोऑर्डिनेशन अच्छा रहेगा, बिकॉज हर तरह से लाइन से डिफाइन है, ये इस पर रिस्पॉन्सिबल, ये इस पर रिस्पॉन्सिबल, तो कोऑर्डिनेशन में दिक्कत नहीं आएगी। डीमेरिट्स क्या है? लाइक ऑफ डायनामिज्म, कहीं ना कहीं डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है। सक्सेशन प्रॉब्लम, अगर लेट्स सपोज ए के नीचे बी है, बी के नीचे सी है, इस तरह का कुछ आपका स्ट्रक्चर है लाइन ऑर्गेनाइजेशन में। सक्सेशन प्रॉब्लम का मतलब ये हो गया जैसे बी चला गया छोड़ के ऑर्गेनाइजेशन, नाउ ए और सी आपस में कंपैटिबल नहीं होंगे काम करेंगे, और बी को कैसे रिस्पॉन्स, मतलब कौन आएगा बी की जगह? कोई नया बंदा आएगा, वो भी प्रॉब्लम होगी, उसको ए के साथ भी अपना कोऑर्डिनेशन बिठाना पड़ेगा, सी के साथ भी, तो कहना ये सक्सेशन की प्रॉब्लम आती है कि अगर एक बंदा चला गया तो उसका जो सक्सेसर है वो कौन बनेगा? वीक प्लानिंग वीक रहती है, बिकॉज कुछ ही लोग जो है मतलब सलाह मशवरा करके डिसीजन नहीं ले जा रहे, कुछ लोग डिसीजन ले रहे हैं। ओवर स्पेशलाइजेशन है, जिसको जहाँ लेवल पे फिक्स कर दिया वो सिर्फ वही काम करेगा, तो कहीं स्पेशलाइजेशन की बात करें वो तो ओवर हो गया स्पेशलाइजेशन भी। एंड अनबैलेंस्ड वर्कलोड, काम बहुत ज़्यादा, वर्कलोड बहुत ज़्यादा होता है हर लेवल पे। ठीक है, सो दिस इज अबाउट लाइन ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट टाइप इज लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन। अब लाइन के साथ एक स्टाफ भी ऐड हो गया, मतलब क्या है? इट इज अ स्ट्रक्चर वेयर इन लाइन कमांड्स वर्क विद क्लोज एसोसिएशन ऑफ एक्सपर्ट एडवाइस विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग पावर टू मेक डिसीजन। जो लाइन ऑर्गेनाइजेशन है वो तो है ही, साथ में कुछ एक्सपर्ट्स अटैच कर दिए हैं, स्टाफ अटैच कर दिया है बेसिकली। इट इज द नेक्स्ट वर्जन ऑफ लाइन ऑर्गेनाइजेशन, जहाँ पर एक्सपर्ट्स भी ऐड हो गए हैं। एग्जाम्पल, फाइनेंस एक्सपर्ट्स, पर्सनल मैनेजर, R&D ऑफिसर्स में बी एडेड एज अ स्टाफ टू रिक्वायरिंग लाइन अथॉरिटीज। लाइन का मतलब क्या है? लाइन का काम क्या है? पावर टू इंश्योर एग्जीक्यूशन ऑफ वर्क। लाइन का है जो काम एग्जीक्यूट कराना, ठीक है, एक्शन पे वो जो है ध्यान देंगे। स्टाफ का काम क्या है? एडवाइस देना, एक्सपर्टीज प्रोवाइड करना, डिसीजन मेकिंग प्रोवाइड करना, इनोवेशन देना, क्रिएटिविटी देना। अब ये लाइन स्टाफ कहाँ सूट करती है? मिडिल लेवल ऑर्गेनाइजेशन, जैसे मैं लाइन में पढ़ा था, जो कि स्मॉल स्केल पे ही सही रहता है। लाइन एंड स्टाफ मिडिल पे भी काम कर जाता है, जहाँ पर ऑपरेशन एंड फाइनेंस कम हो। ठीक है, मेरिट्स डीमेरिट्स क्या है?
साउंड डिसीजन अच्छा रहेगा बिकॉज एक्सपर्ट्स भी आ गए हैं, एफिशिएंसी इंक्रीज होगी, स्पेशलाइजेशन भी पॉसिबल है, रिसर्च फैसिलिटी हमने पढ़ा कि एग्जांपल में R&D ऑफिसर्स, R&D एक्सपर्ट्स को हम साथ ज्वाइन कर सकते हैं लाइन स्टाफ लाइन के साथ साथ, ठीक है। एक्सपेंशन पोटेंशियल, एक्सपेंड करना हो तो आप उतना ज़्यादा स्टाफ रख लो। रैशनल डिसीजन मेकिंग बहुत रैशनल होगी बिकॉज वहाँ पर बहुत सारे लोगों से मशवरा लिया जा रहा है, उनके सजेशंस लिए जा रहे हैं। वेल इन्फॉर्म स्टाफ होगा, उनको कंटिन्यूसली जो है इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते रहेंगे, डेवलपमेंट होगा उनका भी, रिसोर्सेज को अच्छा यूटिलाइज होगा, ऑर्गेनाइजेशन भी एक डायनामिक बनेगी। कल को और एक्सपर्ट्स आने तो ला सकते हैं, और एक्सपर्ट्स जहाँ रिलीव करना हो तो उनको रिलीव कर सकते हैं, ठीक है। करियर डेवलपमेंट भी सबके लिए होता ही है। डीमेरिट्स, अब क्योंकि इतने सारे लोग आए हैं तो कॉस्ट बढ़ गई, एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट बढ़ गई। लैक ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एक्सपर्ट सिर्फ काम क्या है, एडवाइस देना, अगर एडवाइस गलत भी दे रहे हैं तो दे आर नॉट रिस्पॉन्सिबल। कॉन्फ्लिक्ट होता है, लाइन एंड स्टाफ में आपस में बहुत कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है कई बार। डिसीजन मेकिंग बहुत कॉम्प्लेक्स हो गई बिकॉज बहुत सारे लोग इन्वॉल्व हो गए हैं, बहुत सारे लेवल पे लोग इन्वॉल्व हो गए हैं। डिपेंडेंस ऑन एक्सपर्ट से कई बार क्या होता है, बहुत ज़्यादा डिपेंडेंस हो जाती है, इसकी वजह से प्रॉब्लम आती है। एंड एम्बिगुअस रूल्स, कहना कि लाइन और स्टाफ में ये होता है कि कौन, ये जो काम है पर्टिकुलर वो किसका काम है, लाइन का है स्टाफ का है। सो कहना कि एम्बिगिटी रहती है रूल्स में, ठीक है। जिस तरह से देखो, ये देखो है वही, ये प्रेसिडेंट है, फिर यहाँ क्या हो गया, वाइस प्रेसिडेंट आ गया, फिर असिस्टेंट जो भी है, मैनेजर, जैसे मैंने पढ़ा था असिस्टेंट मैनेजर हो गया, ठीक है, फिर वर्कर्स हो गए। तो इस तरह से लाइन है ये हमारी। साथ में स्टाफ जोड़ दिया, कैसा कि प्रेसिडेंट के साथ लीगल एडवाइजर जोड़ दिया और असिस्टेंट टू प्रेसिडेंट जोड़ दिया, वाइस प्रेसिडेंट के साथ असिस्टेंट जोड़ दिया और R&D मैनेजर जोड़ दिया, इस तरह से, ठीक है। सो दिस इज लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन। अब हमने अपने लाइन एंड स्टाफ कंप्लीट कर लिया, जो बचे हुए ऑर्गेनाइजेशन हैं वो हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।